व्हाट्सअप गाइज, दिस इज प्रियेश पटेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल। एक और बार आपका स्वागत है हमारी इस चैनल में। दोस्तों, क्या अभी अभी आपका GTU का एक्सटर्नल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है? आई नो, अगर जो रिजल्ट आया होगा तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड होंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ते थे, अभी सेकंड सेमेस्टर में आए हो और फर्स्ट का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे। रिजल्ट आए से अब तक कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? सर CPI किसको बोलते हैं, SPI क्या है, CGP है क्या है, ये रीचेकिंग और रीअसेसमेंट में अप्लाई कैसे करें? सर मेरे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में ATKT आई है, अब मैं क्या करूं? क्या मेरी जॉब के ऊपर इसकी इफेक्ट होगी? सर मैंने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन रिजल्ट बहुत कम आया है। मैं सब में पास तो हो गया हूँ लेकिन रिजल्ट थोड़ा कम है, तो सर मैं क्या करूँ? रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करूँ या फिर ना अप्लाई करूँ? रीअसेसमेंट या रीचेकिंग में अप्लाई सर कैसे करें? उसकी फीस कितनी है? उसका रिजल्ट्स कब तक आता है? उस दोनों में सर डिफरेंस क्या है? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके माइंड में। ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में बनने वाले हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में से मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो इन फ्यूचर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और या दोस्तों, लाइक बटन प्रेस करना न भूलें और इस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का ID है प्रियेश सर। वहाँ पे भी मैं नई स्टोरीज या फिर कोई अपडेट GTU रिलेटेड होती है तो मैं रखता हूँ, तो वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। सो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बहुत देर ना करते चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, पूरे सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पे अवेलेबल है। ऊपर आई बटन में आप जाओगे तो वहां से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और दूसरा एक वीडियो है दोस्तों कि पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे करें और GTU का पेपर कैसे लिखें, मिड सेमेस्टर का पेपर कैसे लिखें, वो आपको उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके मार्क्स अच्छे आए, आप फेल तो कोई भी सब्जेक्ट में ना हो, तो उसकी लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूं। तो ये दोनों वीडियो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर से 2-3 बार देखना। उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के रिलेटेड। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक डिफरेंस बता देना चाहता हूं कि रीचेकिंग क्या है और रीअसेसमेंट क्या है। दोस्तों, रीचेकिंग मतलब आपका जो पेपर होता है उसके मार्क्स जो कैलकुलेट किए होते हैं, जो भी फैकल्टी ने पेपर चेक किया होता है उसने, वो अगेन चेक होते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है ना, या फिर कभी कभी शायद अंदर से कोई मार्क्स लिखने में या फिर कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर चेक करने में गलती रहती है तो वो भी वहां पे चेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रीचेकिंग में मार्क चेंजेस होने के चांसेस 1% है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चांसेस 1% है। तो दोस्तों, पेपर अभी मोस्टली ऑनलाइन चेक हो रहे हैं। ऑनलाइन चेक में ऐसा है कि एक पेज के ऊपर आप कुछ भी टिक मार्क न करो, राइट या रॉन्ग, तो पेपर सबमिट नहीं होता है। सो फैकल्टी को सारे पेजेस चेक करने ही होते हैं। प्लस मार्क्स ऑनलाइन कैलकुलेटर जो होता है वो कंप्यूटर खुद कैलकुलेट कर देता है जितने भी मार्क्स होते हैं, तो वहां पे भी गलती होने के चांसेस बहुत कम है। सो दोस्तों, रीचेकिंग में पेपर में मार्क्स चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं ही होते, चेंज होते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। अभी बात आती है रीअसेसमेंट मतलब क्या। दोस्तों, रीअसेसमेंट में क्या होता है कि जो आपका पेपर जिस भी फैकल्टी ने चेक किया होता है, जितने मार्क्स उसने रखे हैं वो सारे मार्क्स वहां पे हाइड हो जाते हैं। अगर हार्ड कॉपी में पेपर चेक किया है तो उसके ऊपर एक स्टिकर लग जाता है मार्क्स के ऊपर, और अगर सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में ऑनलाइन चेकिंग हुआ है तो मार्क्स वहां पे कैंसिल हो जाते हैं। फिर से नया पेपर वही जनरेट होता है और दूसरी फैकल्टी इसको देते हैं। वो सेम फैकल्टी को पेपर अगेन नहीं देते, कोई दूसरी फैकल्टी को पेपर देते हैं और वो पेपर दूसरी फैकल्टी चेक करती है और उसमें वो सर मार्क्स रखते हैं। तो आप खुद
सोच सकते हो कि जब फैकल्टी चेंज हो जाती है तो मार्क्स आने में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, तो रीअसेसमेंट में पास होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप फेल हुए हो तो रीअसेसमेंट में पास हो ही जाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपने लिखा होगा, थोड़ी बहुत पहले फैकल्टी ने मिस्टेक शायद से कर दी हो, तो सेकंड फैकल्टी वो मिस्टेक को चेंज करके आपको पास कर सकते हैं। सो मैंने अगेन बताया कि 50% चांसेस है रीअसेसमेंट में पास होने के, अगर आपने लिखा है तो। अभी लिखा है, नहीं लिखा है, सच लिखा है, गप्पे मारे हैं, कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ा है, वो तो आपको ही पता होगा। तो आपको जो पता है उसके मुताबिक रीअसेसमेंट में अप्लाई कीजिए, वरना उसके पैसे वेस्ट मत कीजिए। अभी दोस्तों बात आती है कि रीचेकिंग और रीअसेसमेंट में अप्लाई करने के रूल्स दूसरे कौन से हैं। दोस्तों रीचेकिंग आप सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो अगर फेल हुए हो तो, लेकिन रीअसेसमेंट आप 2 ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 3 सब्जेक्ट में रीअसेसमेंट देना है तो वहां पे अप्लाई ही नहीं होगा। रीचेकिंग जितने भी सब्जेक्ट में करवाना हो करवा सकते हो, रीअसेसमेंट ओनली 2 सब्जेक्ट। तो मान लो कि आपके 4 सब्जेक्ट में 80 आई है, तो आप देखोगे वो 4 सब्जेक्ट में से आपको कितने कौन से 2 ऐसे सब्जेक्ट लगते हैं जिसमें आपने लिखा था फिर भी फेल हुए हो, तो उन दोनों में आप रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करो। और रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं उसमें अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो रीअसेसमेंट भी अप्लाई नहीं करो। लेकिन अब तो लगता है कि आप शायद से पास हो सकते थे, तो उसमें आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रीअसेसमेंट 2 ही सब्जेक्ट में होगा। अभी दोस्तों मैं बात करूंगा इसकी फीस की। रीचेकिंग की फीस 100 to 150 के बीच में होती है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। लेकिन रीअसेसमेंट का एक सब्जेक्ट का चार्ज 250 है। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में आपको रीअसेसमेंट अप्लाई करना है तो 500 रुपीज प्लस हो गए, दैट मीन्स टोटल 750 रुपीज। तो एक सब्जेक्ट के 250 रुपीज और 2 सब्जेक्ट के 750 रुपीज वहां पे हो गए। वो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। जब आप नीचे आपका जो रिजल्ट दोस्तों नीचे आता है, रिजल्ट के नीचे ही लिखा होता है कि अप्लाई फॉर रीचेकिंग और रीअसेसमेंट। अभी कोरोना की वजह से वहां पे नहीं आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन जैसे ये लॉकडाउन सब वापिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो नीचे आप अप्लाई करते हो, जब भी अप्लाई करने के बाद रीचेकिंग किसमें करना है, रीअसेसमेंट किसमें करवाना है, आपके मोबाइल में कोड आता है कि वही स्टूडेंट आप ही हो। इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट देखो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है किसी के भी पास होगा तो आपका रिजल्ट ओपन कर सकता है, नीचे जाके रीअसेसमेंट में अप्लाई भी कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है। लेकिन एक कोड आता है आपके मोबाइल के ऊपर जो दिखाता है कि वो आप खुद ही हो ना, वो वेरीफाई करने के लिए कोड आता है। फिर वहां पे आप अप्लाई करते हो, फिर एक स्लिप जनरेट होती है, पैसे वाली स्लिप, और आपने अप्लाई किया ऐसी स्लिप, उसमें टोटल पेमेंट लिखा होता है। अगर आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हो तो गवर्नमेंट में दोस्तों ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कैसे होता है, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसमें उन लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाई है। वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपको सीधा वहां पे अप्लाई करना है, फीस पे करनी है, और वो फीस की जो स्लिप आती है वो आपको कॉलेज में देनी है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कैसा है, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है दोस्तों कि वहां पे आपको जो रिसिप्ट निकलती है वो रिसिप्ट निकाल लेनी है वहां से, वो जो रिसिप्ट आपकी निकलती है वो ले जाके कॉलेज में देना है, वहां पे ही आपको फीस एग्जाम सेक्शन में दे देनी है, फिर कॉलेज वाले ही जीटीयू में वो फीस पहुंचा देते हैं। सो फीस की बात मैंने बोल दी, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी कॉलेज में अगर प्राइवेट है और ऑनलाइन पोर्टल से काम होता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल से करिए, लेकिन वो रिसिप्ट आप आपके साथ में रखिए। जब भी रिजल्ट आएगा तभी कोई प्रॉब्लम होगा, तो अगर आपके पास रिजल्ट ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं अप्लाई किया है। अभी दोस्तों बात हुई रीअसेसमेंट की। रीअसेसमेंट में भी शायद आप फेल आए हो, अगर आपको आपकी पीडीएफ फॉर्म में आपने जो आंसर शीट लिखी है वो देखनी है तो एक और ऑप्शन है, जीटीयू की साइट में आप जाओगे, स्टूडेंट कॉर्नर में जाओगे तो वहां पे एक ऐसा ऑप्शन है व्यूइंग द आंसर शीट। आपको आपकी आंसर शीट देखनी है तो वहां पे जाके आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसके 100 to 150 नॉमिनल चार्जेस होते हैं। आपको जीटीयू में वो फॉर्म पहुंचा देना होता है, फिर जीटीयू में से आपको आपके मोबाइल के ऊपर जो आपने रजिस्टर करवाया होता है उसके ऊपर एक मेल आता है कि आपको आपका पेपर हम आपको आपके मेल आईडी पे सेंड कर रहे हैं, आप मेल आईडी पे भी आपका पेपर चेक करते हो। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस खत्म होने तक तो आपकी सेकंड सेमेस्टर में वापस से वो एग्जाम आ जाती है, तो आंसर शीट व्यूइंग में आप टाइम वेस्ट मत करो, आप उसके बजाय तो पेपर पे फोकस करो और प्रिपरेशन शुरू कर दो। अभी दोस्तों रीचेकिंग और रीअसेसमेंट आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है जो जीटीयू ने कंडक्ट की है, आपकी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की है, उसमें ही आप थ्योरी की एग्जाम में ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम वाइवा है या फिर प्रोजेक्ट है, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में रीचेकिंग या फिर रीअसेसमेंट अप्लाई कर सकते नहीं हो। तो आप वो खास ध्यान रखना है कि रीचेकिंग रीअसेसमेंट आप किस में अप्लाई कर सकते हो। तो एक ही चीज़ है, जीटीयू की जो फाइनल 70 मार्क की एक्सटर्नल एग्जाम होती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक मेन आपको यहाँ पे ये रूल ध्यान रखना है कि अगर 50% डिफरेंस नहीं होगा,
मतलब मान लो कि आपका पेपर 70 मार्क का है, तो 70 मार्क का आपका पेपर जिस भी सर ने चेक किया है, वो जो भी पहले मार्क दिए थे फेल के अंडर ही मार्क हो गए, वो 23 के अंडर आपके मार्क आए होंगे, इसलिए आप फेल हो गए। तो वो मार्क्स से जो आए आपने रीअसेसमेंट में अप्लाई किया, वापिस जिस भी सर ने पेपर चेक किया 15% डिफरेंस, दैट मीन 70 से मार्क हुए 10.50 जितना कुछ आता है, तो आपने 10 मान के चले। अगर 10 मार्क का डिफरेंस बड़ा नहीं, मतलब आपके आए होंगे शायद से मान लो कि 15 मार्क आए हैं, लेकिन जब वापस पेपर चेक होता है तो मिनिमम आपके 10 मार्क इंक्रीज होने चाहिए जो दूसरे सर चेक करते हैं। अगर आपके वहाँ पे 24 हो जाते हैं तो 10 मार्क का गैप नहीं होता, तो अभी आप फेल में ही कंसीडर होगे, रीअसेसमेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो मिनिमम डिफरेंस 15 मार्क का आना, 15% आना चाहिए। सो डिफरेंस है 10 मार्क्स का, आप 15% को मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 में से 15% है तो 70 में से कितने, तो 10.5 जितना कुछ आता है, तो हम 10 मान के चले, तो मिनिमम डिफरेंस 10 मार्क का आना चाहिए, तो ही आप रीअसेसमेंट में पास होगे, वरना 10 से कम आया तो आप पास नहीं हो सकते। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं मैंने बहुत मस्त पेपर लिखा था, वो मेरा मस्त पेपर था, लेकिन मेरे ग्रेड CC आए, CD आए, फिर DD आए, तो सर मैं रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करूं? मेरा SPI तो 8 अप है या फिर 7 अप है, तो मुझे करना चाहिए, रीचेकिंग करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं अगर मेरा देखूं तो मैं पास हो गया हूं, किसी में कम मार्क्स है, तो मैं रीचेकिंग या रीअसेसमेंट अप्लाई नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको ऐसा ही होता है कि मैंने सब कुछ सही लिखा है, लेकिन वहाँ पे आपकी छोटी छोटी बहुत गलतियाँ होती है, उसकी वजह से आपसे मार्क्स गए होते हैं। लेकिन आप जब पेपर देते हो तो आपको वो दिखता नहीं, आपको ऐसा ही लगता है आपने सब सही लिखा है। तो इससे अच्छा है कि आपका जो नेक्स्ट सेमिस्टर है उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा कर दो, और जो थोड़े बहुत मार्क्स कम आए वो सेकेंड सेमिस्टर में आप ज़्यादा ला लो। लेकिन अभी भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप वहाँ पर रीअसेसमेंट ही अप्लाई करो, रीचेकिंग में तो कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे आप रीअसेसमेंट अप्लाई कर लो, अगर मार्क बढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं बढ़ते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन शायद कभी ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है कि मार्क्स कम भी हुए हैं, 1 या 2% सिचुएशन मैंने ऐसी देखी है कि मार्क्स आ गए हैं, CC ग्रेड है, अप्लाई किया है तो CC से DD होके भी आया है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम नहीं ही होंगे, शायद से मार्क्स कम भी हो जाए। कोई ऐसी फैकल्टी चेक कर ले जो लाइन बाय लाइन पढ़ती हो, तो मार्क्स वहाँ पे कम हो सकते हैं। सो बहुत सोच समझ के अगर आप पास हुए हैं तो रीचेकिंग में अप्लाई करो, तो नहीं ही, लेकिन रीअसेसमेंट में अगर अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करो, आपका कोई नुकसान न जाए। वहाँ पे आप FF ग्रेड पे फेल भी हो सकते हो। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि सर मेरे रिजल्ट में PS लिखा है, आपने एक सब्जेक्ट देखा होगा उसके बाजू में PS लिखा होगा, तो PS का मतलब क्या है? तो दोस्तों सिंपल, PS का मतलब पास है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी 0 क्रेडिट है। 0 क्रेडिट दैट मीन्स वो आपके SPI CPI CGPA में काउंट नहीं होगा, वो आपके डिटेंशन रूल में भी काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको 8 सेमेस्टर तक उस सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है। मोस्टली 99% कॉलेजेस तो उस सब्जेक्ट में आपको पहली बार में ही पास कर देती है, लेकिन शायद से आप एब्सेंट रहे हो, कॉलेज नहीं गए हो, कुछ पंगा हो गया तो आपको फेल किया है, तो आपको 8 सेमेस्टर खत्म होने तक वो वाले सब्जेक्ट को पास करना है, वरना आपका डिग्री सर्टिफिकेट वहां पे आएगा नहीं। लेकिन वो सब्जेक्ट की क्रेडिट 0 है, सो मार्क्स कैलकुलेशन में वो काउंट होता नहीं है। अभी दोस्तों आप रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करते हो, फीस भरते हो, अगर पास भी हो जाते हो तो आपकी पूरी फीस वापस आ जाती है, तो आपको कॉलेज से आपकी फीस वापस लेनी होती है। तो रीअसेसमेंट में अप्लाई करते हो, फीस पास होते हो तो फीस वापस मिल जाती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मुझे पता ही है, मुझे ये कुछ रीचेकिंग रीअसेसमेंट के जमेले में पढ़ना ही नहीं, तो मेरी दूसरी एग्जाम कब आएगी, जो रेमेडियल एग्जाम बोलते हैं वो कब आएगी? तो दोस्तों आपके कोई भी सेमिस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो उसकी रेमेडियल एग्जाम हर एक सेमिस्टर में आती है। दैट मीन्स आप सेकंड सेमिस्टर में पढ़ रहे हो, अभी सेकंड सेमिस्टर के आपके 5 या 6 सब्जेक्ट की रेगुलर एग्जाम है, उसके साथ ही आपको रेमेडियल एग्जाम भी देनी होगी। तो रेमेडियल एग्जाम हर एक सेमिस्टर में आती है, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेमिस्टर में रेमेडियल आई है तो नेक्स्ट जब फर्स्ट सेमिस्टर नया आएगा तब उसके साथ ही आप दोगे। हर एक सेमिस्टर में, मतलब कि फर्स्ट सेमिस्टर की एटीकेटी आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, हर एक सेमिस्टर में जब कभी भी रेमेडियल की एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करे तब आप दे सकते हो। अभी दोस्तों आप फेल हुए हो, कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो एटीकेटी कंसीडर होगा या ब्लॉक कंसीडर होगा? दोस्तों पहली बार जो आता है उसे ब्लॉक बोलते हैं, सब लोगों ने ऐसा बनाया है। वही सब्जेक्ट में दूसरी बार फेल हो तो उसको एटीकेटी बोलते हैं, लेकिन दोनों टाइम रिजल्ट तो एक ही, रिजल्ट तो नया ही आता है। दोस्तों बीच में एक बात कर दूं कि अगर रीअसेसमेंट में मैं पास हो जाता हूं तो मुझे फीस वापस मिल जाती है। जैसे मुझे फीस वापस मिलती है तो मेरा सर्टिफिकेट, जो GTU सर्टिफिकेट देगा वो दूसरा आएगा,
या फिर वही जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें चेंज होके आएगा? तो हाँ दोस्तों, रीअसेसमेंट में अगर आप पास हो जाते हो तो आपका एक ही सर्टिफिकेट आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे और सब में आप पास होगे। अगर आप कोई सब्जेक्ट में वापस से रीअसेसमेंट में भी फेल होते हो तो उसको आप जब अप्लाई करते हो एग्जाम के लिए वापस, तो उसमें पास होते हो। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2 सब्जेक्ट में रेमेडियल आई है, 2 का अप्लाई किया, रीअसेसमेंट में पास हो गए, तो आपका सारे सब्जेक्ट का एक ही सर्टिफिकेट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। लेकिन अभी आपने एग्जाम दी 2 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई किया, 2 सब्जेक्ट में एक में आप पास हो गए, तो जो पास हो गए वो तो आपके रेगुलर में लिखेगा, जिसमें फेल हो वो एक सर्टिफिकेट में पास फेल लिख के आ जाएगा सब सारे सब्जेक्ट का। मतलब 4 में पास है, 1 में फेल है, तो 1 में FF आएगा। वो एक की एग्जाम आप अलग से जब सेकंड सेमेस्टर में देते हो और उसमें पास हो जाते हो तो उसका अलग से एक सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट आएगा। अगर सेकंड टाइम भी आप फेल होते हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आएगा दोस्तों, फेल वाला एक सब्जेक्ट में आप फेल हो ऐसा एक सर्टिफिकेट आएगा। फिर वापस देते हो तो वापस से एक सर्टिफिकेट आएगा। अगर आप पास होते हो तो पास वाला, फेल होते हो तो वापस फेल वाला आएगा। मतलब जितनी बार वो सब्जेक्ट में फेल उतनी बार एक एक शीट आपकी बढ़ती जाएगी उस सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब तक वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते, जितनी बार एग्जाम दोगे, एक बात सिंपल याद रख दो, जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार रिजल्ट आएगा। पास तो पास वाला आ जाएगा, फिर तो देनी ही नहीं है, फेल तो फेल वाला आएगा, वापस देनी है। अगर एब्सेंट भी रहते हो तो भी रिजल्ट आएगा, एब्सेंट वाला आएगा। अभी दोस्तों पहली बार हम फेल हुए तो उसको बोलेंगे हम ब्लॉक, दूसरी बार वही सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उसको बोलते हैं ATKT। अभी रूल कौन सा है डिटेन होने का? मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिटेन सर मैं कैसे होता हूं? तो एक सिंपल रूल समझ लो, आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आपका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका फर्स्ट ईयर का एक भी सब्जेक्ट बाकी है तो वहां पर आप डिटेन हो जाओगे। आपको फोर्थ ईयर में जाना है तो आपका सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सेकंड ईयर में एक भी सब्जेक्ट बाकी है तो आप फोर्थ ईयर में नहीं जा पाओगे। और डिटेन 1 साल के लिए ही होते हुए 6 महीने के लिए हम डिटेन नहीं हो सकते हैं। उसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि मुझे थर्ड ईयर में जाना है, मेरा सेकंड ईयर पूरा क्लियर है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा एक सब्जेक्ट बाकी रह गया, तो भी आप एक सब्जेक्ट के लिए थर्ड ईयर में नहीं जा पाओगे जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे। 1 साल में आपको 2 चांसेस मिलेंगे, 2 चांसेस में अगर आप वापस क्लियर नहीं करते तो वापस आप डिटेन हो जाओगे। ये तो पहला नियम। दूसरा रूल क्या है दोस्तों? दूसरा रूल ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में मैं फेल हूं तो मैं सेकंड सेमेस्टर में जा सकूंगा। अगर मुझे थर्ड सेमेस्टर में जाना है तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट में ATKT नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे फोर्थ सेमेस्टर में जाना है तो आगे वाला एक सेम छोड़ देना। मुझे फोर्थ सेमेस्टर में जाना है तो तीसरा सेमेस्टर छोड़ दो। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप मिला के आपकी 5 ATKT नहीं होनी चाहिए, 4 तक चलेगी। अगर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है तो उसके आगे वाला सेम फोर्थ छोड़ दो। 1, 2 एंड 3 में आपके 5 सब्जेक्ट में ATKT नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको 8th सेमेस्टर में जाना है तो 7th को छोड़ दो। 1 से लेके 6 में आपकी 5 ATKT नहीं होनी चाहिए। अगर 5 होती है तो आप डिटेन मतलब 1 साल के लिए डिटेन। जब नई बैच वापस आती है तब ही आप उसमें एंट्री करोगे। अगर आपके 5 से कम सब्जेक्ट बचते हैं तो 5 से ज़्यादा जितने हैं उतने ही बचते हैं तो अगेन आप वहाँ पे डिटेन हो जाओगे। तो ये सिंपल 2 रूल डिटेंशन के है, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। अगर आपके कोई सब्जेक्ट में इंटरनल में, मिड सेम में फेल हो और एक्सटर्नल में भी फेल हो तो वो 2 ATKT काउंट नहीं होगी, वो एक ही ATKT काउंट होगी। लेकिन आप एक्सटर्नल में पास हो, इंटरनल में फेल हो तो इंटरनल वाली भी ATKT आपकी वहाँ पे कंसीडर होती है। लेकिन दोनों में फेल हो तो एक ही ATKT, कोई एक में भी फेल हो तो एक ATKT तो आपकी वहाँ पे कंसीडर होगी डिटेंशन वाले रूल में। अभी दूसरा ऐसा क्वेश्चन है कि सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी फेल हो गया हूँ, मैंने बहुत मस्ती मजाक में सब निकाल दिया था, तो मेरी जॉब पे प्रॉब्लम आ सकते हैं? शायद आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा बोलती है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक थ्रू आउट क्लियर होना चाहिए, एक भी ATKT या फिर ब्लॉक नहीं आना चाहिए। तो उस कंपनी के दरवाजे आपके लिए अभी से ही बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा मान के हम प्रिपरेशन करना ही छोड़ दें तो वो अच्छा नहीं है दोस्तों। आप आपकी प्रिपरेशन शुरू रखो। ऐसी 10-15 कंपनियां जो अच्छी होगी, जिसके रूल में वो आता होगा, जो जॉब पे देती होगी, उसके क्राइटेरिया में ऐसे रूल्स है तो उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ऐसा रूल नहीं है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर वहां से एक्सपीरियंस लेके आप अच्छी वाली कंपनी में भी जा सकते हो कि जहां पे वो रूल था कि आप एक भी ATKT या ब्लॉक नहीं हो इसलिए वहां पे नहीं आ सके थे, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आप वहां पे जा सकते हो। फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपका रिजल्ट काउंट होता नहीं है। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई हमारी रीचेकिंग, रीअसेसमेंट कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या है, डिटेंशन का रूल क्या है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो मेरे ID प्रियेश सर के ऊपर, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों आपके माइंड में दूसरे क्वेश्चन ऐसा है कि CPI किसको बोलते हैं, CGPA किसको बोलते हैं, SPI किसको बोलते हैं। हमारे रिजल्ट में जो इंटरनल एक्सटर्नल वो सब मार्क्स कैलकुलेशन लिखा है, ESA और सब कुछ, और फाइनल ग्रेड लिखा है, वो कैसे सब बना है सर, हमें थोड़ा प्रैक्टिस
प्रैक्टिकली समझाओ, तो उसके वीडियो के लिए आप हमारी चैनल पे बने रहिए। 2 या 3 दिन में एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं वो पूरा आपको समझाऊंगा कि आपके जो SPI आए हैं वो किस बेसिस पे उतने ही लिखे हैं। SPI, CPI, CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्टेड करते हैं। कोई भी कंपनी में हमें जॉब लेनी है तो सर हमारे कौन से मार्क कैलकुलेट होते हैं, परसेंटेज, CPI, SPI, CGPA कौन से मार्क, तो ये सारी चीजें मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हमारी चैनल के ऊपर बने रहिए। हमारी चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में सारे ग्रुप है वो सब जगह पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो इन लोगों को तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मैंने दूसरे 2 वीडियोस बनाए जिसकी लिंक आपको लास्ट में मिलेगी। उसमें एक वीडियो ऐसा है कि हमें पूरे सेमेस्टर में प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपकी ATKT भी आ गई है तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप एंड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। प्लस पेपर कैसे लिखें, पेपर GTU में लिखना, प्रेजेंटेशन कैसे करें, उसके ऊपर भी वीडियो है। तो उस दोनों वीडियो की लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो दोनों वीडियो भी आप देखो, समझो। उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, कभी भी मैं उसका आंसर आपको दूंगा। हमारी चैनल पे बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।